नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और सबसे पहले प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी खबर और एक राहत की खबर कि ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे उत्तराखंड के लिए आज यानी कि बुधवार का दिन एक वरदान की तरह साबित होने वाला है, क्योंकि आज एक बड़ी राहत मिलती हुई प्रदेशवासियों को नजर आ रही है। उत्तराखंड कोटे की 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर झारखंड के टाटा नगर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस देहरादून के हरावाला रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। हरावाला रेलवे स्टेशन पर पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस ऑक्सीजन को प्रदेश के कई जगहों के लिए रवाना भी कर दिया है। हरी झंडी दिखा दी है इन ट्रकों को। इसमें आपको बताएं कि 13 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कुमाऊं और 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गढ़वाल क्षेत्र में भेजी गई है। तो ये एक बड़ी राहत की खबर, बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि 13 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो कुमाऊं और 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गढ़वाल क्षेत्र में भेजी गई है। शेष ऑक्सीजन जो बची है उसे देहरादून के अस्पतालों के लिए भेजा गया है। देखिए, उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य है कि ऑक्सीजन अब पूर्ण मात्रा में हम लोग को सप्लाई होगी और ये आज 80 मीट्रिक टन यहाँ पे पहुँचा है और ये दोनों मंडलों में हम लोग इसको भेजेंगे। गढ़वाल मंडल के अंदर भी, तो टेरी में भी एक जो अपना वहाँ स्टोरेज है वहाँ जाएगा, वहाँ से ऊपर चमोली उत्तरकाशी, साथ में कुमाऊं मंडल में भी जाएगा। लिंडे अपना यहाँ पे जो सैदपुर में है वो प्लांट, तो उसमें ये स्टोरेज होगा, ये जाएगा। लिंडे वाले स्वयं यहाँ पे आए हैं और मैं कह सकता हूँ कि अब किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी यहाँ नहीं होगी। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे उत्तराखंड को 80 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन मिली है उसे संकट काल में एक बड़ी मदद माना जा रहा है। उत्तराखंड की मौजूदा दौर में जो कंज्यूम की जो कैपेसिटी है वो करीब 132 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्तराखंड को प्रतिदिन चाहिए मौजूदा परिस्थितियों में, लेकिन उत्तराखंड में जो अभी तक जनरेट होती है, जो उत्तराखंड को मिलती है, 126 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल पाती है। इसके अलावा जो विभिन्न अस्पताल है, इन अस्पतालों में करीब 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेट होती है। तो कुल मिलाकर अभी तक उत्तराखंड ऑक्सीजन के गंभीर संकट से जूझ रहा था। जो विभिन्न अस्पताल हैं उनमें लगातार ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई थी, लेकिन आज जो 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्तराखंड को मिली है, इसे कोरोना के इस संक्रमण काल में, इस संकट काल में एक बड़ी मदद के तौर पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन से पूरे देश में, जहां पर कुछ राज्यों में कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमण देखा जा रहा है, उसमें उत्तराखंड भी एक राज्य है जिसमें आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार तो तेजी से बढ़ ही रही है, बल्कि मौत का आंकड़ा भी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा है। ऐसे में मौत के बढ़ते आंकड़े ने सरकार के हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड में मई 2020 में कोविड से पहली मौत हुई थी। अब एक साल बाद मौतों का आंकड़ा 4000 के पार जा चुका है और उत्तराखंड कोविड से मौतों के मामले में देश में 9वें नंबर पर आ गया है। मिजोरम, हिमाचल, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा समेत 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड सबसे ऊपर है। उत्तराखंड में 1 लाख व्यक्तियों पर मौतों का आंकड़ा 37 है। मुख्य सचिव का मानना है कि मरीजों के सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने से मौतें ज्यादा हो रही हैं। जानकार इसके लिए टेस्टिंग की कमी को भी वजह बता रहे हैं कि लगभग 76% मौतें जो हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन के 48 घंटे में हुई हैं। तो ये जो लेट एडमिशन है हॉस्पिटल्स में, वो एक बहुत बड़ा कारण है। उत्तराखंड में बढ़ते हुए कोविड केसेस की जो डेथ हो रही हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंसर्न है। पिछले 10 दिन की अगर हम बात करें तो 1272 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं सरकार स्थापित कर पा रही है कि लोग जो हैं वो स्वयं पहले आ पाएं? तो ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस समय कि लोगों को वो टेस्ट के लिए एक किस्म से प्रॉपर व्यवस्था कर सके, अस्पतालों की प्रॉपर व्यवस्था कर सके। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि समय पर कोविड संक्रमण की पहचान हो सके, इसके लिए संक्रमित मरीज के रैपिड एंटीजन टेस्ट पर जोर दिया जा रहा है, जिससे जल्द रिजल्ट मिले। उन पे एंटीजन टेस्ट किया जाए क्योंकि उसका टर्न अराउंड टाइम फास्ट है, 15 मिनट में रिपोर्ट मिलती है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो हम लोग भी उस तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि आरटीपीसीआर जितना हमारा होता है वो होता रहे। उसके अलावा इन एडिशन टू दैट
हम रैपिड एंटीजन टेस्ट और करें कि जो भी सिम्टोमेटिक लोग हैं उनको, जैसा बार बार ये बात आती है कि 3 दिन लग रहा है, 4 दिन लग रहा है, देन एंड देयर 15 मिनट में रिपोर्ट मिल जाएगी। राज्य में इस समय 10 सरकारी और 26 निजी लैबों में कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन बढ़ते संक्रमण के आगे ये संख्या नाकाफी साबित हो रही है। राज्य में प्रतिदिन 37,000 टेस्ट तक नहीं हो पा रहे, जिसका नतीजा है कि कोविड संक्रमण की पहचान में देरी हो रही है और लोगों की जान पर ये भारी पड़ रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद प्रदीप टम्टा की बात करते हैं, जो कि दिल्ली से ही प्रदेश के ऊपर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, जिनका कहना है कि इस समय उत्तराखंड में ऑक्सीजन बेड और आईसीयू की कमी से जूझ रहे लोगों को बड़ी मदद की जरूरत है, जिसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम न होता तो न जाने वो नेता कहां होते जिनके नाम के आगे सांसद लगा है। लेकिन महामारी में कई माननीय नजर नहीं आ रहे। टिहरी से सांसद माला राज्य लक्ष्मी इन दिनों देहरादून में हैं, लेकिन कोरोना के चलते घर से कम निकल रही हैं, जबकि टिहरी जिले में गांव के गांव बीमार पड़े हैं। अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा तो मंत्री रहते हुए नहीं दिखाई पड़े। हालांकि सांसद का दावा है कि अल्मोड़ा से ही पूरा काम संभाल रहे हैं। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट भी अपने क्षेत्र में कम ही दिखते हैं। हल्द्वानी में हाहाकार मचा है, लेकिन अजय भट्ट इन दिनों देहरादून में दिख रहे हैं। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को कोरोना हो गया था, जिसके बाद वो स्वास्थ्य कारणों के चलते अभी दिल्ली में हैं और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत खुद मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सांसद या कोई विधायक 24 घंटे कहीं पर हॉस्पिटल के अंदर रहे, ये उचित भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, बल्कि कामों की मॉनिटरिंग करे। ये टेक्निकल्स की दूरी को करते हुए यहीं बैठ करके और भी समस्याएं रहती हैं, चाहे जैसे चौखुटिया में आपदा आ गई, ऐसी मेरे धारचूला मुनस्यारी और बॉर्डर के इलाकों से जो भी समस्याओं का समाधान हम यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसदों की बात करें तो अनिल बलूनी को छोड़कर बाकी 2 सांसद कहां हैं कह पाना मुश्किल है। अनिल बलूनी ऑक्सीजन बेड, सिलेंडर, ऑक्सीमीटर तक की व्यवस्था कर रहे हैं और दिल्ली से ही देवभूमि की सेवा में लगे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा तो उत्तराखंड में कहीं नजर नहीं आ रहे और नए नवेले सांसद नरेश बंसल देहरादून में होते हुए भी दिख नहीं रहे। जाना तो चाहिए, लेकिन अब ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। लोग देख रहे हैं। कोरोना से जनता को खुद ही लड़ना है और जो सांसद अभी नहीं दिख रहे, वो चुनाव में आपके घर की चौखट पर दिखे तो आपको चौंकने की कोई जरूरत नहीं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद है प्रदीप टम्टा, जो कहते हैं कि वो दिल्ली से ही अपने प्रदेश के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही कह रहे हैं कि सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि लोगों को बेड की कमी ना हो, आईसीयू की कमी ना हो, साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत से ना जूझना पड़े। की स्थिति पर नज़र रखे हूँ, साथियों से, प्रशासन से जहाँ तक मेरे पर अनुरोध रहा, जो मेरी क्षमता है उसके हिसाब से मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। राज्य में कोविड के कारण मैं लोगों को बेडों की से जूझना पड़ा है, ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा है, आईसीयू बेडों की संख्या से जूझना पड़ा है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि राज्य के अंदर बेडों की संख्या को बढ़ाया जाए। और आइए बात करते हैं बीजेपी के राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल की, जो कहते हैं कि उनके पास हर दिन 100 से ज्यादा फोन आते हैं लोगों की मदद मांगने वाले, और वो हर संभव यथासंभव मदद भी लोगों के पहुंचा रहे हैं। और उनको संतुष्टि है इस बात की कि 95% फोन जो उनके पास आते हैं उन तक उनकी मदद पहुंच जाती है। व्यक्तिगत रूप से पूरे दिन भर इस कार्य में लगा रहता हूं, जिन जिन के भी फोन आते हैं, और मुझे संतोष है कि लगभग 95% के लगभग उनकी समस्याओं का समाधान करने में जिस प्रकार मैं सफल हूं। और अब आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है जहां पर आज पुलिस कर्मियों का विरोध देखा गया है। मुंह पर काला मास्क बांधकर आज पुलिस कर्मियों ने देहरादून में अपना विरोध दर्ज कराया है। हम आपको बताते हैं कि आखिर वजह क्या है पुलिस कर्मियों के इस विरोध को दर्ज कराने की। तो ग्रेड पे से नाराजगी दिखाते हुए पुलिसकर्मी आज देहरादून में नजर आ रहे हैं। ग्रेड पे में कटौती के मामले में पुलिस जवानों ने अपना गुस्सा दिखाया। 20 साल के बाद मिलना था पुलिस जवानों को 4600 ग्रेड पे।
कांस्टेबल्स का सिलेक्शन ग्रेड वेतन रहेगा अब 2800। तो 20 सालों का इंतजार था, 20 सालों के बाद मिलना था पुलिस जवानों को 4600 ग्रेड पे, लेकिन कोरोना महामारी कह लीजिए या फिर ये समय ऐसा आप समझ लीजिए कि इस समय में इस तरह की परेशानी से पुलिस कर्मियों को जूझना पड़ रहा है और अपना शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया है मुंह पर काला मास्क पहनकर। देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर ये पुलिसकर्मी है अपने चेहरे पर काला मास्क लगाकर आज ड्यूटी करते हुए नजर आए। कांस्टेबल का सिलेक्शन ग्रेड वेतन रहेगा अब 2800। ग्रेड पे में कटौती के मामले में ये पुलिस की नाराजगी का तरीका है, चेहरे पर काला मास्क बांधना। और इस पर मेरे साथ मेरे सहयोगी सतेंद्र बर्तवाल फोन लाइन पर और जानकारी के साथ मौजूद है। सतेंद्र बर्तवाल, पुलिस के ये नौजवानों की जो नाराजगी है, पुलिस के जवान आखिर मांग क्या कर रहे हैं और क्या अब भी चेहरे पर उन्होंने मास्क पहना हुआ है या फिर उनसे बातचीत करके इस मसले को सुलझाने की बात सामने आ रही है? कंचन, क्योंकि जो ये पुलिस के कांस्टेबल हैं 2001 और 2002 बैच के हैं, इनका जो ग्रेड पे जो लगना था 20 साल बाद, वो इनका जो ग्रेड पे लगना था ये 4600 रुपए का जो ग्रेड पे इनका होना था। लेकिन जो अभी एक गाइडलाइन आई है कि इन जो कांस्टेबल है उनको 2800 से ऊपर ग्रेड पे नहीं मिलेगा, जिसको लेकर ये जवान काफी लंबे समय से नाराजगी इनके अंदर खाने चल रही थी। लेकिन क्योंकि आज और कल इन जवानों ने एक फैसला लिया, एक अंदर खाने मीटिंग की आपसी में, इनका ये कहना था कि ये लोग काला मास्क लगाकर अपनी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, क्योंकि पुलिस की ये बात है, क्योंकि पुलिस के जो लोग होते हैं, जो पुलिस के कर्मचारी होते हैं, ये एक डिसिप्लिन के अंदर आते हैं, जिस कारण ये खुल के विरोध तो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी इन लोगों ने मास्क लगा रखा है, जो काला मास्क लगाकर, जिससे ये अपना विरोध अभी भी कर रहे हैं। जी ठीक है सतेंद्र बर्तवाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में सख्ती के साथ एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू को लागू कर दिया गया। इस पर पुलिस ने जिस तरह से एक्शन लिया है उसकी तस्वीरों के साथ आपको इस पूरी खबर को बताते हैं। पुलिस ने 10 गाड़ियों को सीज किया है और बेवजह घरों से बाहर निकले हुए लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है और सख्ती से उनके साथ पेश आई है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कोविड कर्फ्यू को लेकर जो पुलिस की सख्ती देखी जा रही है। घंटा घर की आप तस्वीरें देखेंगे जिसमें पुलिस ने सीज की है 10 गाड़ियां। ये 10 गाड़ियां सीज की है, साथ ही बेवजह जो लोग घूम रहे थे उन पर एक्शन भी पुलिस के द्वारा लिया गया है। इस बात की पहले इस बात को साफ कर दिया गया था कि जो लोग घरों से बाहर बेवजह निकलेंगे उनके ऊपर सख्ती से पेश आएगी पुलिस अब। और इस बार कोविड कर्फ्यू को लागू भी इसी तर्ज पर किया गया कि लोगों को बख्शा नहीं जाएगा अगर वो कोविड के नियमों को तोड़ेंगे तो। अब आपको बताते हैं कि जिस तरह से कोविड कर्फ्यू लागू हुआ और कोविड महामारी पूरे प्रदेश में फैली हुई है, लोगों का प्रदेश में वापस आना, पहाड़ में वापस आने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन बीते कुछ दिनों से हम ये आंकड़ा कम देख पा रहे हैं। इसी पर आपको बताएं कि डीजीपी कह रहे हैं कि कोरोना की लहर, दूसरी लहर जो है, उसके शुरुआती दौर में ये आंकड़े 20 से 25 हजार प्रतिदिन के थे, यानी कि 20 से 25 हजार जो लोग हैं वो हर दिन पहाड़ की तरफ रुक कर रहे थे। लेकिन जब से राज्य के बॉर्डर पर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है, तब से ही पोर्टल रजिस्ट्रेशन जो अनिवार्य किया गया है, तब से लोगों की जो आवाजाही है उसमें कमी देखी जा रही है। 20 से 25 की जगह अब सिर्फ 16,000 लोग ही ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से आकर सीमाओं पर अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव दिखाकर प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं। हर दिन सीमाओं से 2,500 से ज्यादा लोगों को लौटाया भी जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनके पास कोरोना की कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। ट्रेन, फ्लाइट, सड़क द्वारा 16,000 के करीब लोग आ रहे हैं हमारे, और उनमें से 11,000 प्लस जो हैं वो जो टेस्ट रिपोर्ट भी लेकर के आ रहे हैं, और कुछ लोगों का बॉर्डर पे टेस्ट करा रहे हैं, बाकी को कुछ लोगों को 1200 लोग कल भी लौटाए हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। जीवन 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां।
की जोड़ी शानदार दिख रही है। देखो चीज निराली, ना ये मूंछों वाली शहर और ना छोटी वाली, मुझे तो सखी रूप इसका दोनों के बीच पार लगता। मीनाक्षी शेषाद्री ने साल 1983 में फिल्म पेंटर बाबू से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्हें ब्रेक देने वाले सुपरस्टार मनोज कुमार थे। फिलहाल ये फिल्म तो नहीं चली, लेकिन मीनाक्षी के काम की सराहना जरूर हुई, जिसके बाद मीनाक्षी ने कई फिल्मों में काम की और बॉलीवुड में छा गई। बॉलीवुड की कई हस्तियां अपने बारे में किस्से शेयर करते दिखाई देते हैं। इंटरनेट पर एक वीडियो काफी देखा जा रहा है, जिसमें नूरा अपने बचपन का एक किस्सा शेयर करती दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में नूरा बताती हैं कि बचपन में जब मैं डांस करती थी, तब मेरे घर में डांस करना मना था, तो मैं अपने रूम को लॉक करती थी। कभी कभी मैं भूल जाती थी कि रूम को भी लॉक करना है, तो एक दिन मैं कमरे को लॉक करना भूल गई। तभी मेरी माँ मेरा रूम खोलती हैं और पूछती हैं कि क्या कर रही हो, तो मैं घबरा के बोलती थी कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तैयार हो रही हूँ, मेकअप। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का नया गाना जूम जूम रिलीज हो गया है। इस गाने में सलमान खान काफी यंग और हैंडसम दिख रहे हैं और अपनी बेहतरीन डांसिंग मूव्स दिखा रहे हैं। दिशा पाटनी भी काफी बोल्ड और ग्लैमरस लग रही हैं। वो अपने दिलकश अदाओं से भरे डांस से फैंस का दिल जीत रही हैं। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के जूम जूम सॉन्ग ऐश किंग और लूलिया वंतू ने गाया है, तो वहीं फिल्म का म्यूजिक साजिद वाजिद। गुजरे जमाने की सबसे लोकप्रिय और टॉप एक्ट्रेस आशा पारेख, वहीदा रहमान और हेलन का जलवा आज भी बरकरार है। इसका अंदाजा आप उनकी हालिया सामने आई तस्वीरों से लगा सकते हैं। इन तीन हसीनाओं की जोड़ी शानदार दिख रही है। देखो चीज निराली, ना ये मूंछों वाली शहर और ना छोटी वाली, मुझे तो सखी रूप इसका दोनों के बीच पार लगता। मीनाक्षी शेषाद्री ने साल 1983 में फिल्म पेंटर बाबू से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्हें ब्रेक देने वाले सुपरस्टार मनोज कुमार थे। फिलहाल ये फिल्म तो नहीं चली, लेकिन मीनाक्षी के काम की सराहना जरूर हुई, जिसके बाद मीनाक्षी ने कई फिल्मों में काम की और बॉलीवुड में छा गई। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। बात करेंगे टिहरी की। टिहरी में कई गांव ऐसे हैं जहां पर कोरोना महामारी का बहुत बुरा हाल देखा जा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव बता रहे हैं जहां पर कंटेनमेंट जोन बता दिए गए हैं, लेकिन एक गांव ऐसा है जहां पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। बुडोगी गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां अभी तक किसी का भी ध्यान नहीं गया है। पिछले कई दिनों से हर घर में एक शख्स बुखार खांसी से पीड़ित है और कोरोना के डर से ग्रामीणों ने अपने को ही घर में आइसोलेट कर लिया है। लेकिन अभी तक इस गांव में किसी को कोरोना टेस्टिंग
के लिए करता हुआ नहीं देखा गया और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी इस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि फोन करने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। नहीं आए बेटा, जबकि हमारो इतना नजदीक का मतलब जिला मुख्यालय के दौर गाँव तो आ जाते हैं, या बहुत सारा औंठ है ना, कोई अजय न तो दवाई देना है ना कोई चेक करना है, कोई नहीं आए ना व्यक्ति। यहाँ तक कोई अभी तक कोई टीम नहीं आई, डॉक्टर नहीं आए, कोई भी सावधानियां नहीं आई है। बहुत परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, सर्दी खांसी जुकाम ये तो बहुत लोगों को लगा हुआ है, पर यहाँ तक अभी कोई सुविधा नहीं है। जहाँ जहाँ भी जो प्रॉब्लम है वहाँ पर हम लोग जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका सैंपलिंग लेके और ताकि उन्हें तत्काल जो है हम उपचार प्रदान कर सकें। टिहरी के बाद खबर चंपावत से, जहां पर कोरोना के प्रकोप और कोविड कर्फ्यू के बीच में आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली, जिसमें फल, सब्जी, मेडिकल की शॉप्स थी। जिसमें आपको बताएं कि प्रशासन के निर्देश पर 3 घंटे के लिए जो ये दुकानें खुली, इसमें मेडिकल की सेवाएं और व्यापारियों की जो दुकान खुली, ये सब परमिशन के साथ खुली थी। लेकिन सब्जी फल कारोबार से जुड़े जो व्यापारी है वो काफी परेशान नजर आए और कहते हैं कि फल सब्जियां खराब हो रही हैं, जिसका सीधा नुकसान उनके परिवार को झेलना पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की बात करते हुए कि उनके 4 साल पूरे हो चुके हैं। जी हां, प्रीतम सिंह ने 11 मई 2017 को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था। प्रीतम सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन पर जो भरोसा जताया उस पर उन्होंने गंभीरता से काम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोरोना से पार पाना है, इस चुनौती से लड़ते रहना है और भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि मंगलवार को देवप्रयाग में बादल फटा है, जिससे भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही है। देवप्रयाग में बादल फटने से शांति गदेरे से आए सैलाब से कई घर जो हैं वो जमींदोज होने की खबरें हैं। नगरपालिका बहुउद्देशीय भवन और ITI भवन जमींदोज हो गए हैं। पानी के साथ आए बोल्डर्स में 8 दुकानें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने देवप्रयाग से बादल फटने के दौरान की। बोल्डर और मलबे के चलते भागीरथी का जलस्तर भी बढ़ गया। बस की रैन यार, बस की रैन यार, बस की रैन। इस बीच आप तक ये जानकारी पहुंचा देते हैं कि देवप्रयाग में जिस तरह से बादल फटा है, इस जगह का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी पहुंचने वाले हैं। भारी नुकसान की खबर है। आप देख रहे हैं मलबा किस तरह से लोगों के घरों में घुस चुका है और घर पूरी तरह से काफी ज्यादा ऐसे हैं जो जमींदोज हो गए हैं। यार, बस की रैन। और इसी के साथ बुलेटिन अपना उत्तराखंड में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के उस पार देखिए 11 बजे की 11 खबरें।